वेलकम टू एस्ट्रो दीक्षाला। आज हम कौन सा प्लैनेट आपको पैसे देता है, कहाँ से आपको पैसे आते हैं, इसके बारे में समझेंगे। हमारे करियर जो होंगे, ठीक है, वो कई बार कुछ और हो सकते हैं। जैसे कोई इंसान एनजीओ के लिए वर्क कर रहा हो, या कोई इंसान कुछ और काम करता हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी प्रोफेशन हो। पर कई बार हमको पैसे अलग अलग सोर्सेज से भी आ रहे होते हैं जो उसका काम नहीं होता। जैसे कई बार प्रॉपर्टी से किसी को पैसे आ रहे होते हैं, किसी को किसी एंसेस्ट्रल के प्रॉपर्टी से आ रहे हो, या फिर शायद किसी को पैसे स्टॉक मार्केट से ज़्यादा आ रहे हो। तो जब हम फाइनेंसेस देखते हैं, करियर कभी कभार कोई इंसान कुछ भी काम करे बट पैसा कहाँ से आ रहा है वो डिटरमाइन अलग करता है। वेलकम टू एस्ट्रो दीक्षाला। आज हम फाइनेंसेस के बारे में समझेंगे। जब हम करियर की बात करते हैं तो करियर कई बार इंसान के अलग अलग हो सकते हैं। कोई डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, बट फिर भी उनको पैसे किसी और सोर्स से भी आ सकते हैं। जैसे कई बार कोई सिर्फ चैरिटी के लिए काम करता है बट उसका सब कुछ चल रहा होता है उसके प्रॉपर्टी से, और उसको रेंट आते हैं एंड वो इंसान रह रहा होता है। तो वो जो करियर कर रहा है वहाँ से उसको पैसा गेन हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि करियर आप कर रहे हो, वो आपका काम है, बट आपको वहाँ से पैसा आ रहा हो ये ज़रूरी नहीं है। तो कई बार फाइनेंसेस और करियर दोनों अलग अलग चीज़ें हो सकती है। तो ये वीडियो में हम ये समझेंगे ज़्यादा कि कौन सा वो प्लैनेट होता है जो ये बताता है कि आपको पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से आ सकते हैं, और कौन से प्लैनेट को ठीक करके आप उसको स्ट्रॉन्ग करके आप ज़्यादा एक्यूमुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो दो हाउसेस, ठीक है, हम अभी जो बात करेंगे वो D1 चार्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे दो हाउसेस होते हैं, ओके, जो कि फाइनेंसेस को गवर्न करेंगे, जैसे सेकेंड हाउस और 11th हाउस। जो सेकेंड हाउस है वो ऑफकोर्स आपके सेविंग्स के लिए है, ठीक है, एंड 11th हाउस जो होता है वो आपके जो इनकम, जो सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, एंड वहाँ पर सेविंग जब इकट्ठा करते हो सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकेंड और 11th हाउस है ये दोनों हाउस प्राइमरली इंडिकेट करता है आपके इनकम सोर्स को, पैसे को। यहाँ पर जो इनके लॉर्ड होते हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते ये डिटरमाइन करने में कि आपको पैसे कहाँ से आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने क्योंकि एरीज ही असेंडेंट लिया है, यहाँ पर एक्वेरियस साइन आता है, तो यहाँ के स्वामी शनि है। ओके, मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो जैसे यहाँ के स्वामी शनि बनते हैं, और यहाँ का टॉरस है तो यहाँ का स्वामी शुक्र। अब शुक्र और शनि ये यहाँ के स्वामी बनते हैं। अब ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि शुक्र और शनि दोनों, या फिर शुक्र को, मतलब कहने का मतलब है सेकेंड और 11th दोनों के लॉर्ड को, या फिर सेकेंड और 11th हाउस को, जो प्लैनेट दोनों को एक साथ देखे, किसी भी तरीके से एस्पेक्ट करे या कंजंक्ट करे, वो प्लैनेट सबसे क्रूशियल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लेट्स से शुक्र शनि, मान लो कि यहाँ पर शुक्र बैठा है और शनि बैठा है, एक साथ बैठे, यहाँ पर आपका मंगल जो है वो यहाँ बैठा है। अब मंगल जो है यहाँ से अपनी चौथे दृष्टि से शुक्र शनि दोनों को देख रहा है। तो ये मंगल जो है ये आपके लिए सबसे ऐसा प्लैनेट बनता है स्ट्रॉन्ग, जो जहाँ से आपको पैसा आएगा मंगल के इंडिकेशन से। जैसे अगर मार्स है तो वो ये भी डिटरमाइन करेगा कि साइन भी आपको देखना है, कौन सा साइन में मंगल बैठा है। जैसे यहाँ वर्गो है, मंगल जो है वो लॉजिकल चीज़ों के लिए होता है, जहाँ आप लॉजिक बिठाते हो, जो आपको कोई ऑर्डर देता है आप वो चीज़ें कर रहे हो। अब यहाँ पर जो ये साइन है, इवन टेक्निकल, जो भी लॉजिकल माइंड को पसंद आए, और क्योंकि यहाँ पे वर्गो साइन है तो ये बहुत ज़्यादा एनालाइज करना, चीज़ों को एनालिस्ट की तरह काम करना, ये दिखाता है। तो मंगल यहाँ पे लॉजिकली एनालाइज करना चीज़ों को, ये सारी चीज़ें करना, इवन स्पोर्ट्स का भी हो सकता है, वहाँ से पैसा आना, या फिर प्रॉपर्टी से पैसा आना, वो डिटरमाइन करता है इस तरीके से भी, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आप उसको D10 चार्ट पे भी करेक्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। बट सबसे पहले ये समझते हैं कि कोई भी प्लैनेट जो दोनों को दृश्य कर दे, सेकेंड या 11th को, तो वो बनता है। अब यहाँ पर ये भी हो सकता था कि जो शुक्र है, मान लो कि आपका जो मंगल है, ठीक है, वो यहाँ पर बैठा हो, ठीक है, 11th हाउस में। अब मंगल की चौथी दृष्टि वहाँ पर भी पड़ेगी, सेकेंड हाउस में। तो मंगल क्योंकि यहाँ बैठ गया, अब भले ही यहाँ देखे ना देखे, बट मंगल क्योंकि यहाँ है तो यहाँ से चौथे भाव को भी दृष्ट, सेकेंड हाउस को भी दृष्ट करेगा।
तो ये मंगल फिर भी सेकेंड और 11th दोनों से जुड़ गया, क्योंकि 11वें में खुद बैठ गया, सेकेंड को वो देख रहा है, तो दोनों इन्वॉल्व होने चाहिए। और यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ प्लैनेट से हो, लेकिन आपको ये चेक करना है कि या तो प्लैनेट्स अगर शुक्र शनि को देख ले या तो दोनों हाउसेस को भी देख ले कोई प्लैनेट, तो वो बनता है। अब अगर मान लेते हैं कि ये तो वो हुआ कि वहाँ पर वो बैठ रहे हैं, अब काइंड ऑफ ये भी हो सकता है कि जैसे मान लो कि शुक्र के साथ खुद, ठीक है, यहाँ पर मंगल बैठ गया, ठीक है, शुक्र के साथ खुद मंगल बैठा है। अब मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है, 11th हाउस में, और शुक्र के साथ तो ये खुद ही बैठा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक के लॉर्ड के साथ बैठा हो, दूसरे के हाउस को देख रहा हो, तो किसी भी तरीके से कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, ठीक है। तो वो जो प्लैनेट होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये तो एक चीज़ है, कई बार ये भी होता है कि बहुत रेयरली कोई एक प्लैनेट दोनों को एक साथ देख रहा होता है, कई बार एक बन जाए दूसरा नहीं बनता। जैसे कि एग्जाम्पल चार्ट भी है जहाँ पे कई बार क्या हो सकता है कि मान लो शुक्र की, ठीक है, यहाँ पर अभी मैं कुछ और वैसे नहीं ले रही, बट आप ये समझ जाओ कि मंगल जो है, ठीक है, जो प्लैनेट 11th हाउस को देख रहा है मान लो, और वो सेकेंड हाउस को नहीं देख रहा, लेकिन वो सेकेंड हाउस के लॉर्ड के मूल त्रिकोण साइन में बैठा हो या उसके साइन में बैठा हो, बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट कर रहा हो, तो भी हम उसको काउंट करेंगे अगर कोई और प्लैनेट स्ट्रांगली उनको दृष्टि ना दे रहा हो। मतलब अगर आपको कोई भी प्लैनेट ना मिले, ठीक है, समझ में ना आए कि कोई भी नहीं देख रहा है दोनों को, तब आपको वो कौन से साइन में है, अगर वो सेकेंड या 11th के साइन में हो तो आप वो कंसिडर कर सकते हो कि हाँ वो उसको इफ़ेक्ट कर रहा है, तो उसको हम ले सकते हैं। अगर पर वो सेकेंडरी है, अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार ये भी हो सकता है कि आपको दो प्लैनेट्स मिल जाए या तीन प्लैनेट्स मिल जाए जो दोनों को देख रहे हो। वो टाइम पे आपको स्ट्रॉन्गेस्ट सिलेक्ट करना होगा। अब स्ट्रॉन्गेस्ट में संबंध पे भी डिपेंड करता है। जैसे अब परिवर्तन योग है तो स्ट्रॉन्गेस्ट है, कंजंक्ट है तो भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, पर परिवर्तन कंजंक्शन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसको आपको लेना है। फिर कंजंक्शन आएगा, फिर उसके बाद आपकी दोनों जो म्यूचुअल एस्पेक्ट होती है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, वो आता है, क्योंकि वो इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है, तो उसको हम बाद में लेंगे। अगर कोई प्लैनेट कंजंक्ट है, परिवर्तन, तो उसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे वहाँ पे। देन फिर म्यूचुअल एस्पेक्ट, देन फिर एक ही सिर्फ एस्पेक्ट कर रहा है, सिर्फ एक, दूसरे नहीं कर रहे हैं, उसको हम फिर 4th में लेंगे। तो ऐसे करके इम्पॉर्टेंट कौन सा प्लैनेट सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा, जो संबंध बना रहा है, उसको हम देख सकते हैं। तो आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट ढूंढना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमको पता चलेगा। अब कई बार ये हो सकता है कि आपको 2 प्लैनेट्स, मान लो कि यहाँ पे दो प्लैनेट्स बन रहे हो, 2-3 प्लैनेट्स बन रहे हैं जो दोनों को दिष्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे अच्छी ये भी चीज़ होगी कि अगर मान लो एक कमज़ोर भी है, लेकिन अगर वो लग्न के लिए योग कारक हो या मित्र हो, तो आप उसी को बढ़ाने की कोशिश करें ज़्यादा, क्योंकि वो जब आपको रिजल्ट देगा, धन देगा, तो वो ज़्यादा आपको फलेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यानी फॉर एग्जांपल ये जैसे मेष है, अब मान लो कि गुरु बना रहा है, ये योग प्लैनेट बन रहा है जो सेकंड और 11th को देख रहा है, और दूसरा जो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बुध बना रहा है, ठीक है, समझ लेते हैं, बुध बना रहा है और दूसरा गुरु बना रहा है। अब बुध भी बना रहे हैं, गुरु भी बना रहे हैं, मैं किसको चूज़ करूँ? अब मान लेते हैं कि यहाँ पर बुध जैसे इस चार्ट के लिए उतने मतलब गुरु जो है इस चार्ट के लिए ये बहुत अच्छा फल देंगे, ठीक है, बट उतना बुध नहीं देगा। तो अब हम ये देखेंगे, अगर मान लो बुध बहुत स्ट्रांग है, मान लो परिवर्तन योग में कंजंक्शन में है, बट गुरु जो है वो दृष्टि संबंध से बन रहा है, तो हम फिर भी बुध को ना उतना देकर गुरु के तत्वों को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ से इनकम आए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आ ही रहा होगा, बिकॉज वो बन रहा है, तो वहाँ के किसी न किसी सोर्स से पैसा आता है, बट उसे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो लग्न के लिए मित्र है, इसीलिए उसे बढ़ाने से आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिसके भी चार्ट में है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। सेकेंडली ये जो कॉम्बिनेशन है, अब ये अगर आपके अलग चीज़ है कि अगर ये करियर से भी जुड़ जाए, ठीक है, 10th हाउस से, या और कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बना ले। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये मंगल से योग बन रहा है,
अब मंगल यहाँ बैठकर मान लो कोई बहुत बड़ा राजयोग भी बना रहा हो, ठीक है, तो मान लो कि केंद्र का स्वामी त्रिकोण के साथ बैठा हो और वो जो बैठा है वो प्लैनेट 2nd और 11th को देख रहा हो, तो जब भी कोई स्पेशल योग, वो जो प्लैनेट है जो 2nd और 11th को एक साथ दृष्ट कर रहा है, अगर वो कोई बहुत बड़ा योग भी बना दे साथ में, तो ये वो इंडिकेशन देता है कि आपको बहुत धन वहाँ से आएगा। तो धन कितना आ सकता है उस जगह से, कितने हद तक आप पहुँच सकते हो, ये उसके डिपेंड करता है पहले तो उसके बल पे, ठीक है, कितना बल है उसके अंदर, साथ साथ में इस पर कि वो कितना अच्छा योग किसी के साथ बना रहा है। तो योग के साथ वो ज़्यादा फलीभूत होगा, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देगा जितना स्ट्रॉन्ग योग होगा। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग योग नहीं है तो भी वो प्लैनेट देगा पैसा, बट देगा मतलब उतना ज़्यादा। तो हम उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं फाइनेंशियल कंडीशन किसी का। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि D10 चार्ट में जो मान लो मंगल, मैं यहाँ पे मंगल का एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि मैंने उसी को लिया है। तो यहाँ पर आप जैसे मंगल यहाँ पर 2nd और 11th का बना रहा है, ठीक है, कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है, और मान लेते हैं कि मंगल बहुत अच्छा योग भी बना रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग वैसे का। अब D10 चार्ट में मंगल कौन से साइन में बैठा है ये देखना है। अब लेट्स से कि मान लो कि वो मंगल जो है लिब्रा के साइन में बैठा हो, ठीक है। अब वो जो लिब्रा का जो साइन है वो यहाँ पर लिब्रा पड़ रहा है D1 चार्ट में, ठीक है। तो ये अंदाज़ा लग सकता है कि पैसा आ रहा है, बट किस सिचुएशन में हो सकता है। वो आपके किसी रिलेशन मैनेज करने के सिचुएशन में आ रहा हो, लोगों से आ रहा हो, किसी बिज़नेस के थ्रू आ रहा हो, मतलब मंगल का उपयोग हो रहा है बिज़नेस के थ्रू, लोगों के थ्रू। मतलब आपको D10 चार्ट में जिस साइन में बैठा हो उस साइन को D1 चार्ट में चेक करके कौन से घर में पड़ रहा है, अगर आप वो चेक करते हो आपको ये भी अंदाज़ा लगेगा कि वो क्या काम करके हो रहा है, किस जगह पे काम चल रहा है जहाँ से वो पैसा आ रहा है। तो वो भी आपको इंडिकेशन D10 चार्ट से मिलता है। वहाँ पर आपको D10 चार्ट देखना पड़ जाएगा ताकि आप उसको डीप में एनालाइज कर पाओ कि वो कहाँ से आ रहा है। तब हमको डिविजनल चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, बट सबसे पहले तो यहाँ योग बनना चाहिए। जब तक D1 में बनेगा नहीं तब हम वहाँ जाके चेक करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा प्लैनेट बना रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, और अगर वो मित्र बना रहा है, अगर अब मान लो कि किसी का सिर्फ एक ही बन रहा है, फिर कोई ज़रूरत नहीं है चेक करने की भी कि कौन सा मित्र है नहीं है। अब जो बन आ रहा है वही आपके लिए सब कुछ है, पैसा तो वही ला रहा है। तो अब उसी को जितना हो सके आप बेटर बनाओगे, जितना हो सके उसको ठीक करोगे, उसका पूजा करना, मतलब उसके देवता का उसको जितना अलाइन कर सकते हो उतना करना। अगर ऑप्शन नहीं है तो वही आपके लिए सब कुछ है। फिर आपको ये नहीं सोचना है कि दूसरा, तो आपको वो प्लैनेट को जितना, अब जैसे राहु अगर आ रहा हो, जैसे एक चार्ट है, इस चार्ट में मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे देती हूँ। यहाँ पर जैसे मार्स है, वही लग्न जो बनता है, हाँ, वहाँ उनका जो लग्न था वो यहाँ पर जेमिनाई था, ठीक है, और यहाँ पर स्कॉर्पियो साइन पड़ रहा था, और यहाँ पर मंगल ऑलरेडी था चंद्रमा के साथ, और यहाँ पर राहु भी था साथ में। अब जब ये 3 है, ठीक है, अब यहाँ पे जेमिनाई है तो यहाँ पर आपका कैंसर आएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका एरीज साइन आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो मैंने चेंजेस किए हैं इसके हिसाब से मंगल 11th का स्वामी बनता है, और जो चंद्रमा है वो 2nd हाउस का स्वामी बनता है। अब चंद्रमा और मंगल दोनों एक साथ 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, किसके साथ? राहु के साथ। अब यहाँ पर मेजरली जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट था जो दोनों के साथ ही बैठा था वो राहु था। तो ऐसा नहीं कि राहु केतु को नहीं लेना है, अब राहु है तो राहु ही देंगे। तो वो इंसान, अब ज़रूरी नहीं कि सबका वैसा हो, बट क्योंकि उनका जो था राहु D10 में भी लिब्रा में था, सो वो एक तरह से रिलेशन मैनेज करते हैं, और वो आउटसाइड इंडिया रहते हैं। मतलब राहु है सो इट गिव आउटसाइड जाके करना। सो बट ये सिर्फ उतना ही डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स कि डिविजनल चार्ट में कहाँ बैठा है। बट कहने का मतलब है राहु विल ब्रिंग, तो राहु से जुड़े हुए जो चीज़ें होती हैं उसको कंसिडर करके राहु को जितना बेटर कर सकते हो, उतना जितना राहु सपोर्टिव होगा उतना पैसे का आते रहेगा पैसा, बिकॉज वो कॉम्बिनेशन राहु से बन रहा है इसीलिए। तो उस तरीके से फिर यहाँ पर ये भी है कि जब आप राहु देख रहे हो तो वहाँ पे उसका साइन लॉर्ड वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है देखना। तो उस तरीके से हम देख सकते हैं, और अब वहाँ पर जितना योग स्ट्रॉन्ग बनाएगा उतना स्ट्रॉन्ग वो रिज़ल्ट दे रहा होगा, ये भी बनाता है। अब कई बार होता है कि 10th हाउस से भी कनेक्ट कर दे, अगर 10th हाउस से भी कनेक्ट हो जाता है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि वही आपका फुल टाइम काम भी है जो आप करते हो इस तरीके से। और कई बार होता है किसी का सिर्फ साइड इनकम होता है और वो साइड इनकम ज़्यादा पैसा दे रहा होता है नॉर्मल करियर से, तो वो भी दिखता है अगर वो उतना कनेक्शन ना बनाए करियर से तो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको रिजल्ट नहीं दे। तो जैसे यहाँ पे राहु है और यहाँ पे जेमिनाई था, तो बेसिकली ये इनके लिए अच्छा ही था,
राहु और छठे भाव में बैठा था तो वो अच्छा था, तो नाउ ही इज़ सेटल्ड। तो उस तरीके से आप चार्ट को देख सकते हो। यहाँ पर एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि D10 में जब भी आप देखो तो उसको D1 चार्ट में कौन से घर में बन रहा है, जब आप वो देख रहे हो तो ये भी देखना कि वहाँ ऑलरेडी कौन बैठा है। जैसे लेट्स से कि यहाँ पे लिब्रा में राहु था D10 में, फिर यहाँ हमने D1 में चेक किया बट लिब्रा में हो सकता है इस साइन में कोई और भी बैठा हो, मान लो शनि बैठा हो, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे शुक्र बैठा हो, कोई भी बैठा हो। फिर यहाँ पे राहु जो D10 में था लिब्रा में, जब हम यहाँ चेक कर रहे हैं तो हमको ये भी लेना है कि शुक्र शनि का भी प्रभाव आएगा वहाँ, क्योंकि वहाँ जहाँ बैठा है वो यहाँ D1 चार्ट में शुक्र शनि भी आता है। तो हमको शुक्र शनि को भी कंसिडर करना है कि उससे जुड़ा हुआ हमको अंदाज़ा लग सकता है कि क्या कहाँ किस सोर्स से पैसा आ सकता है बहुत स्ट्रांगली। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं